गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। जैसा कि हमने फर्स्ट जो हमारी क्लास हुई थी, फर्स्ट जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने संज्ञा पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? सभी का नाम। और वैसे देखा जाए तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। चाहे किसी का नाम हो, प्राणी हो, वस्तु हो, स्थान हो, उस जगह का नाम ना लेकर वहाँ सर्वनाम लगा दिया जाता है, वही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे किसी का नाम है, उसको हम बार बार दोहराएंगे तो वो बहुत अटपटा सा लगेगा। तो एक बार उसका नाम लिया, दोबारा हमने उसकी जगह सर्वनाम का इस्तेमाल किया तो वो शब्द हमें सही लगते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था, सर्वनाम यानी सभी का नाम। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में कि क्या है सर्वनाम। वैसे हम सब पढ़ चुके हैं, कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको रिवाइज करते हैं। हम जानते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी घटना का वर्णन करते हुए या किसी के बारे में बताते हुए बार बार नाम को दोहराना अटपटा लगता है। आइए इन वाक्यों को पढ़ें। अब देखिए, यहाँ बार बार दोहराना कितना अटपटा लगेगा। हम सुन के ही हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ कुछ चेंज होना चाहिए। शीला की सहेली के साथ खेल रही है। तो शीला अपनी सहेली के साथ खेल रही है, लेकिन शीला की सहेली के साथ खेल रही है, तो बार बार नाम रिपीट हो रहा है, तो ये अटपटा सा लग रहा है। राकेश ने राकेश की बहन से कुछ पूछा, नहीं लगा सही। राजेश ने राजेश के पिताजी को बताया कि राजेश स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक पर जा रहा है। अब देखिए आगे इनमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। इन वाक्यों में संज्ञाओं को दोहराया गया है, जिससे ये वाक्य कुछ अटपटे लग रहे हैं। अब इन वाक्यों को सामान्य रूप में देखें। शीला अपनी सहेली के साथ खेल रही है। यहाँ शीला रिपीट हो रहा था, तो दोबारा शीला जब आया है, उसकी जगह हमने सर्वनाम शब्द लगा दिए हैं। राकेश ने अपनी बहन से कुछ पूछा। राजेश ने अपने पिताजी को बताया कि वह स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक पर जा रहा है। अब ये वाक्य स्वाभाविक लग रहे हैं, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में काम में लेते हैं। इन संज्ञाओं के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सर्वनाम शब्द हैं। जैसे देखो, अब ये सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे किसी का नाम हो, प्राणी का हो, स्थान का हो, उसको बार बार ना लेते हुए उस जगह पर हम सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे तो वो शब्द अपने आप ही अच्छे लगने लग जाएंगे। तो इसकी परिभाषा भी यही है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कुछ सर्वनाम इस प्रकार हैं, जैसे मैं, तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, हम, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो आदि। ये सभी सर्वनाम के कुछ प्रकार हैं, जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर काम में लेते हैं। सर्वनाम के भेद, जैसा कि बच्चों सभी जानते हो कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुष ने निश्चय करके अनिश्चय किया, निज से संबंध बनाकर प्रश्न किया। इस तरह से हम इनको याद भी कर सकते हैं, ताकि हम कभी इसको भूलें नहीं। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए, तो हम उसमें कई बार विशेषण के भी गुण उसमें बता देते हैं कि वो मतलब जैसे उसके भेद कौन कौन से हैं, तो बच्चे कुछ गलती कर देते हैं, तो विशेषण के भेदों को भी सर्वनाम में जोड़ देते हैं, वो गलत है। तो इसको हम इस तरह से लर्न करेंगे। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक यानी कि जो व्यक्ति मतलब बोलने वाला होता है,
एक तो होता है जैसे सुनने वाला, एक होता है बोलने वाला और एक होता है अन्य, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो पुरुषवाचक होता है कर्ता होता है, जो वक्ता होता है ये पुरुष में प्रथम पुरुष में आते हैं। एक होता है मध्यम पुरुष जो सुनने वाले होते हैं यानी कि श्रोता होते हैं, और एक होता है अन्य पुरुष यानी वो तीसरा कोई। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए, बात करते समय बात करने वाला वक्ता होता है, बात सुनने वाला श्रोता होता है या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। इन तीनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक तो वक्ता होता है, एक श्रोता होता है और एक कोई अन्य होता है। इस तरह से इसके 3 भेद हो जाते हैं। इसको 3 जगह हम डिवाइड कर देते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। प्रथम जो होता है, पहला जो होता है वो। अब देखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम में देखिए कौन कौन आएगा, यानी कि जो प्रथम है वो मैं, हम और उनके कारकीय रूप। उदाहरण देखिए, अब देखिए मैं कल मुंबई जाऊंगा, तो मैं यहाँ प्रथम पुरुष हो गया। हम शीघ्र ही यहाँ से चलेंगे, हम हो गया। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये सब इसमें प्रथम पुरुष में आते हैं। प्रथम पुरुष में बताया था जैसे मैं और हम, तो इन्हीं से इनके सेंटेंस बनेंगे और ये प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष में आएंगे। मध्यम पुरुष, देखो बच्चों संस्कृत में उत्तम और प्रथम शायद अलग होते हैं, लेकिन यहाँ उत्तम और प्रथम एक ही होता है। अब देखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम और आप यानी हम बड़ों को सम्मानीय सूचक शब्द के लिए काम में लेते हैं आप, और तुम भी बड़ों के लिए, जैसे अपनों से दूसरों से जब बात करते हैं तो हम तुम छोटों के लिए भी आता है, लेकिन आप बड़ों के लिए, है ना। तो अब देखिए तुम, आप और उनके कारकीय रूप, ये श्रोता के लिए प्रयुक्त होते हैं। श्रोता यानी सुनने वाला, प्रथम पुरुष था वक्ता और मध्यम पुरुष है श्रोता। तुम क्या कर रहे हो, आप मेरी बात मान लीजिए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। तो देखो यहाँ तुम हो गया, यहाँ आप हो गया और यहाँ आपसे, ये तीनों हो गए मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष से इस तरह से हमने यहाँ सेंटेंस बनाए हैं। श्रोता यानी कि जो सुनने वाले होते हैं उनके बारे में। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यह, वे और उनके कारकीय रूप हैं। वह और वे यानी कि इसमें इन दोनों शब्दों से सेंटेंस बनेंगे। ये वक्ता और श्रोता से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। जिसके बारे में बात की जा रही है उस व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वह हमारी सहायता अवश्य करेगी, तो यहाँ वह हो गया अन्य पुरुष यानी कि जो वक्ता और श्रोता से अलग है। वे कब तक आएंगे, वे यानी कि हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। उनसे पूछ लो, उन्हें कुछ पता नहीं। तो ये सारे शब्द जो हैं वो अन्य पुरुष के लिए आए हैं, यानी कि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष से अलग जो है अन्य पुरुष, उसके लिए। सेकंड देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे यह माला की किताब है, जैसे कोई किताब रखी हुई है और वो निश्चित है, जैसे हम फुल कॉन्फिडेंस में है कि यह माला की किताब है, तो यह वह का प्रयोग तो होगा। जैसे यहाँ भी है यह वह, लेकिन यहाँ निश्चित वाली नहीं स्थिति, और यहाँ निश्चित होती है। जैसे वह तो मेरी कलम है, यानी कि उसे 100% श्योर है कि ये मेरी कलम है, इसे संभाल कर रख लो। कोई वस्तु है तो उसके लिए निश्चित है कि इसे संभाल कर रख लो, उस पर उसका नाम लिखा है। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो निश्चित वाचक में होती हैं कि ये निश्चित है, कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से, तभी वो कह रहा है कि यह वह, ये सारी चीज़ें निश्चयवाचक में आई हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। व्यक्ति के लिए कुछ, कोई, और वस्तु के लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है। और सेंटेंस भी इसी तरह से बनेंगे कि जब कोई निश्चित नहीं होगा तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम, और किससे बनेंगे, कोई और कुछ। कोई तो होगा व्यक्ति के लिए और कुछ होगा वस्तु के लिए। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस बनेगा आप उसको तुरंत पहचान जाओगे, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
अब देखिए बाहर कोई खड़ा है। अब ये तो हमें अंदाज़ा है कि खड़ा है कोई, लेकिन कोई है उसका हमें अंदाज़ा नहीं है कि कौन है। हम उसके लिए निश्चित नहीं हैं कि कोई जानवर है, कोई इंसान है, कोई और कुछ है। तो इसलिए व्यक्ति के लिए यहाँ आया है कोई खड़ा है, कुछ नहीं पता है उसको। गिलास में कुछ दूध है, तो कुछ यानी कि थोड़ा दूध है, तो वो बता नहीं सकता, वो तोल नहीं सकता, उसको नाप नहीं सकता कि वो कितना है। तो इसलिए अनिश्चितता के लिए यहाँ कुछ का प्रयोग होगा वस्तु के लिए और कोई का प्रयोग होगा व्यक्ति के लिए। यस बच्चों, आगे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा, ये भी हमें पता है। क्यों, कैसे, किसने, किससे, क्यों, किस लिए। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस बनेंगे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब यहाँ देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूछने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या है इसकी, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूछने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के लिए कौन और वस्तु के लिए क्या। यहाँ देखिए उसमें तो क्या था, कोई और कुछ, यहाँ है कौन और क्या। अब ये देखिए बाहर जाकर देखो कौन है, व्यक्ति के लिए कौन और वस्तु के लिए क्या। तो बाहर जाकर देखो कौन है यानी कि कोई किसी के आने का हमें कुछ एहसास हुआ है, कुछ खबर लगी है, तो वो पूछ रहे हैं कि बाहर जाकर देखो कौन है। कौन है उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट देखिए डिब्बे में क्या है, कोई डब्बा रखा हुआ है लेकिन उसमें पता नहीं है क्या है। तो वस्तु के लिए क्या और व्यक्ति के लिए कौन। यस बच्चों, यस। नेक्स्ट देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, दो उपवाक्यों में संबंध प्रकट करने वाले सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब इसमें संबंध में होगा जो, सो, जैसा, उसका, उसकी, यह वह, मतलब यह वह नहीं, जो, सो, और जैसे जो जागेगा सो पाएगा, इस तरह के इसमें सेंटेंस बनेंगे संबंधवाचक से, एक का दूसरे के साथ संबंध। दो उपवाक्यों में संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, हम जो चाहे वह अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इन दोनों, जो एक पूरा सेंटेंस होगा दो भागों में डिवाइड, तो उसमें एक का दूसरे के साथ संबंध होगा। जो ज़्यादा डार्क हो रहे हैं, जो हाईलाइट हो रहे हैं, उनका उनसे संबंध होगा। इस तरह से इसमें सेंटेंस बनेंगे। हम जो चाहें वह अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो जो और वह का यहाँ एक जैसे दो उपवाक्य होते हैं तो उनमें संबंध प्रकट किया जाता है। ठीक है, पूरा सेंटेंस दो भागों में डिवाइड होगा, कॉमा लगा के उसका एक का दूसरे के साथ संबंध होगा। निजवाचक, निज यानी अपने स्वयं के लिए कोई कार्य करना। तो यहाँ देखिए ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग अपने या स्वयं के लिए किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपने आप आदि। इसके कुछ उदाहरण देखिए। वह खुद आया था, खुद यानी स्वयं के लिए आया है। वह अपने आप आ जाएगा, अपने आप ये भी स्वयं के लिए हो गया। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैंने अपने लिए स्वयं चाय बनाई या स्वयं के लिए खाना बनाया, मैंने अपना गृह कार्य स्वयं किया। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे सर्वनाम, और मुझे उम्मीद है आप वीडियो को बहुत ही केयरफुली मतलब ढंग से देखोगे तो आप उसको और अच्छे से समझ पाओगे। वैसे सभी के पढ़े हुए हैं, रिवीजन के तौर पर इनको दोबारा से आप देखोगे और ध्यान से समझोगे। आप इनके नोट्स भी बना सकते हो, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तो आप इनको तैयार करके रखना। ओके, थैंक यू।